नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण में धामी सरकार के कार्यों का हुआ जिक्र। विपक्ष ने उठाए सवाल। अभिभाषण में मूलभूत सुविधा से जुड़े मुद्दों की हुई अनदेखी। हंगामेदार रही सत्र के पहले दिन की कार्यवाही। सड़क से सदन तक कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। सीएम धामी ने पढ़ाया सदन की गरिमा का पाठ। विधायकों को मर्यादा में रहने की दी हिदायत। यूसीसी के प्रावधानों के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 20 फरवरी को विधानसभा कूच का ऐलान। समान नागरिक संहिता पर जनता से चर्चा की तैयारी। जनमत संग्रह पत्र जारी। फिर उठा देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति घोटाला। कांग्रेस ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुआ था करोड़ों का फर्जीवाड़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की। आज से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई। अभिभाषण में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने धामी सरकार के कार्यों का जिक्र किया, जिसमें समान नागरिक संहिता, दंगा विरोधी कानून, राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन समेत कई उपलब्धियों का जिक्र किया। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस विधायक ने बेल में आकर हंगामा भी किया। बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रावधान नहीं थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को लेकर किसी भी तरह के मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया। तो सरसरी निगाह से देखा है, इस पर हम अध्ययन भी करेंगे, लेकिन सरकार का जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण है वो सरकार का दस्तावेज है। रोड मैप कहिए या दृष्टि कहिए, विजन कहिए, और सरसरी निगाह से देखा है कि इसमें जो एक सर्वांगीण उत्तराखंड की जो परिकल्पना विकास की है, ढांचे को विकसित करने की है, जो रोजगार की है और जो हमारे शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदतर स्थिति है उसको सुधारने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है और रोजगार के अवसर के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये तमाम कल इसका हम सदन में भाषण के में चर्चा में हम सारी विस्तार से इसमें हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। वहीं 18 से 24 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र की अवधि को लेकर जहां विपक्ष बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 4 दिन का समय तय होता है, लेकिन सरकार महज 2 दिन में ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को खत्म करना चाहती है, जो नियमों के हिसाब से सही नहीं है। भाषण प्रस्तुत हुआ और उसके बाद फिर कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें सदन के सामने रखी गईं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न किया और कार्यमंत्रणा समिति में सिर्फ 2 दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखा गया। 2 दिन उत्तराखंड के लिए कम है, क्योंकि सभी विधायक अपनी क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहते हैं और नियमों के अनुसार ये कार्य संचालन नियमावली है। मैंने माननीय अध्यक्षा को भी बोला कि उन्होंने सदन में नियम 312 का हवाला देते हुए जो कंप्यूटर लगाए हैं, कंप्यूटरीकृत किया है, वो निवा 312 के नियम के तहत उन्होंने किया है। तो नियमावली से सदन चलता है।
कार्य संचालन नियमावली का पेज नंबर 13 अध्याय 5 राज्यपाल का को अभिभाषण तथा संदेश का नियम 20(3) ये कहता है कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से राज्यपाल के अभिभाषण में निर्देशित विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो 4 दिन का होगा। ना 4 दिन से इसमें कम लिखा और ना 4 दिन से ज्यादा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार संशोधित भू कानून को भी पास करा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और भू कानून को लेकर जो जनता की मांग है उस मांग पर अब सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने जा रही है। देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जनभावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायक ने संसदीय कार्य मंत्री के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले को बताते हुए कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। सीएम धामी ने सभी विधायकों को संयम में रहकर सदन के भीतर काम करने और सदन की गरिमा का ध्यान रखने की हिदायत दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नज़रें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन हैं उनके खराब करते हैं और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए उनको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। उधर बजट सत्र के दौरान एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा। भू कानून, मूल निवास और रोजगार की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने पूर्व विधायक को हिरासत में लिया। वहीं कई विधायकों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की। वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गोलीकांड मामले में हुए गिरफ्तारी पर सत्र में सवाल उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बेलेबल ऑफेंस में बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के किसी विधायक की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये सवाल वो सत्र में जरूर उठाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। आप ने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से ही सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को दी गई मान्यता का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने इस मसले पर अब जनता की राय लेने के लिए जनमत संग्रह पत्र जारी किया है, जिसमें करीब 10 सवालों को शामिल किया गया, जिस पर जनता से सहमति और असहमति मांगी गई है। वहीं कांग्रेस ने 20 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया है। जो यूसीसी लागू हुआ है सरकार उसमें भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सरकार कहती है हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की है, लेकिन पूरे जनपद का, पूरे इलाके का, पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे बातचीत हुई हो। दूसरा, इसमें मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिसमें हमारी संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इसके जो भाग 3 है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें
लिव इन रिलेशनशिप की बात की है, सहवासी संबंध की बात की है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ का कोई परिवार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे बिना विवाह के एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएं या सहवासी संबंध बनाएं। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी जटिल है। इसमें अलग होना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अगर आप किसी के संग 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना बाध्य कर रखा है, आप 25 दिन रहे किसी लड़की के संग और रजिस्ट्रार ने जांच के बाद आपके रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर दिया, और इस 25 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चे का, उस लड़की का क्या होगा, इसके लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। और अब खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था। मामले में जांच की फाइल घूमती रही, लेकिन जांच का क्या कुछ हुआ इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि देहरादून मेयर बदलने के बाद पहली बार इस मामले को फिर से प्रमुखता से उठाने का काम किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने दून में सौरभ थपलियाल से इस घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। फिर उठा दून नगर निगम में घोटाला मामला। स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का घोटाला। दून मेयर सौरभ थपलियाल से कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने उठाई आवाज। देहरादून नगर निगम पिछले 5 सालों में विवादों में ही घिरा रहा। दून नगर निगम में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। कभी होर्डिंग घोटाला तो कभी स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। लेकिन इन मामले में जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि ये सभी घोटाले दून के पूर्व मेयर गामा के कार्यकाल में हुए, लेकिन अब नए बोर्ड का गठन हो चुका है। दून शहर को नया मेयर मिल चुका है, तो ऐसे में बारी है उन घोटालों की पोल खोलने की और सख्ती के साथ कार्रवाई करने की। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने आवाज उठाते हुए देहरादून के नए नवेले मेयर सौरभ थपलियाल से मुलाकात कर स्वच्छता समिति के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। ये 2019 में बोर्ड बैठक में एक समिति बनाई गई, मोहल्ला स्वच्छता समिति के नाम से। हर वार्ड में पार्षदों को ये पावर दी गई कि आप अपने अपने लोग इसमें रख सकते हैं। आपको हैरानी होगी, कुछ मोहल्ला समिति में काम करने वाले लोगों के पति और पत्नी चुनाव लड़े हैं, 1-2 जीत के भी आ गए हैं बीजेपी वालों की तरफ से। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। मैंने मेयर साहब से भी यही कहा है, आप इस शहर के मेयर हैं, अब आप और हम मिलकर देहरादून को ठीक करने का काम करेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी थी, इसमें पैसे कैश दिए जा रहे थे, ना तो कोई खाते की ट्रांजैक्शन थी, ना कोई पैन कार्ड के रिकॉर्ड्स मिले, कईयों के आधार कार्ड नहीं मिले, बंगाल के एम्प्लॉय मिले, असम के एम्प्लॉय मिले। असम का आदमी 12,000-15,000 रुपये में डेली सफाई करने देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड में या डोईवाला के किसी विधानसभा के वार्ड में या मसूरी के वार्ड में क्यों आएगा? आप खुद समझदार हैं। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2019 से 2024 के बीच का है। स्वच्छता समिति में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो निगम को जांच बैठानी पड़ी। जांच में 100 कर्मचारियों को फर्जी पाया गया और 90 करोड़ का सरकारी धन का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अभी तक ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। हम के पटल पर आ गई, पर वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, तो हमने मेयर से 2 चीज़ों की बात करी है। एक तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और वो रिपोर्ट में क्या क्या गलत हुआ है वो सबको बताया जाए। और दूसरी बात ये हमने मांग करी, वो जो 100 गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखने वाले कौन थे, दोषी कौन थे। उन दोषियों ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए की जो सैलरी की लूट हुई है ये नगर निगम के सरकारी धन से, वो पैसों की रिकवरी भी की जाए हम, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का पैसा है। दून नगर निगम में 90 करोड़ का घोटाला पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के नाक के नीचे होता रहा और गामा चुपचाप बैठे रहे। इन्हीं आरोपों के कारण इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने गामा से किनारा कर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अब देखना होगा कि साफ छवि वाले दून के मेयर बने सौरभ थपलियाल क्या शहर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं और क्या पिछले कार्यकाल में दून नगर निगम की धूमिल हुई छवि को साफ कर पाते हैं या फिर नहीं। वहीं अल्मोड़ा नगर निगम में पहली बार मेयर अजय वर्मा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मेयर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जमीनों का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें भूमि विवादों का निपटान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में भारत सरकार की सर्वेक्षण टीम पहुंच चुकी है। ये जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है, ये पूरे
देश के अंदर में, और हमारा जो प्रदेश है इसमें 4 जिले चयनित किए हैं, इसमें अल्मोड़ा नगर भी है। इसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि जो नगर के अंदर में जो सर्वे हो रहा है इसमें लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि अपना स्वामित्व यानी कि अपना जो मालिकाना हक है उसकी जानकारी, इसके बारे में पूरा सर्वे के माध्यम से उनको जानकारी होगी। भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और लगभग 152 शहर जो हमारे भारतवर्ष में हैं, 26 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इस योजना का शुभारंभ जो है किया गया है। और पूरे उत्तराखंड राज्य में 4 नगर निकाय इसमें चयनित हुए, जिसमें नगर निगम अल्मोड़ा भी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो लंबे समय से व्यवस्थित नहीं हुए हैं या एक डिटेल सर्वे जिनमें नहीं हुआ है, उसके लिए 3 चरणों में इस योजना के माध्यम से उन रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाएगा। उधर रुद्रपुर नगर निगम में भी पहली बार बोर्ड बैठक हुई, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मेयर विकास शर्मा ने हर वार्ड में 5 प्रस्तावों की मांगा है। साथ ही उन्होंने सभासदों से आह्वान करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि रुद्रपुर नगर निगम को उत्तराखंड का नंबर 1 नगर निगम बनाया जा सके। वहीं अल्मोड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से फायर सीजन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विभागीय कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है, जिसका सीधा असर फायर सीजन पर पड़ सकता है। दरअसल वन आरक्षी वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने और वन आरक्षियों के कंधे पर 1 स्टार लगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो वन आरक्षी होते हैं हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं और उनका धरने पे चल रहे हैं। इससे हमें फायर को नियंत्रण करने में परेशानियां होने की संभावना है, होगी भी। और इस क्रम में मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए वनाग्नि काल में। लेकिन इनकी अपनी मांगे हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम धरने पे रहेंगे। तो इस क्रम में मैं उच्च स्तर के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। लंबे समय से जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं उन लोग उसको लेके हम लोग लगातार रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सब कुछ करते आ रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं 2016 नियमावली को बहाल करना और अन्य जो कई राज्य हैं जहाँ पे वन आरक्षी को 1 स्टार दिया जाता है, हम उसकी बात रखते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार आपने देखा होगा कि आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में ही जो पिछली वन अग्नि घटना हुई थी, तो हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं और हम किसके लिए रिस्क ले रहे हैं? इस वन और पर्यावरण के लिए। जिस तरीके से बॉर्डर में सिपाही हमारे देश की रक्षा कर रहा है और वो वहाँ पे आतंकवादियों से हर किसी से लगातार बढ़ रहा है, निस्वार्थ गोली खा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग भी उत्तराखंड के अंदर हमारे देश की सीमा के अंदर वन और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। उधर रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर डिवीजन के वन कर्मचारियों ने भी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने बताया कि वन आरक्षी की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक चाहते हैं। इसके अलावा ग्रेड पे में बढ़ोतरी, प्रमोशन के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस प्रदर्शन का जो असर है फायर सीजन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पोस्टेड हूं और हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का 90% स्टाफ यहां पर आ चुका है। कुछ स्टाफ यहां पर नहीं आ पाया है, वो थोड़ा हमारा जो कोर एरिया है वहां तक अभी संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से वो नहीं आया है। तो हमारा कल तक हमें है कि पूरा का पूरा स्टाफ बाहर आ जाएगा। और धरना प्रदर्शन का जो हमारा मुद्दा है वो हमारी बेसिक मांगे हैं, जो कि अधिकारियों को या इस प्रदेश के सरकार स्तर पर इसको पूरी करनी चाहिए। पहले भी बताया था कि हमारी विगत कुछ वर्षों से वन आरक्षी संघ की मांगे चल रही थी, जिसके लिए हमने बहुत बार पत्र लिखे, सरकार को लिखे, वन विभाग के उच्च अधिकारी को लिखे थे, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई न होने के बाद हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था कि जिससे कार्य बाधित ना हो और काली पट्टी बांध के अपना विरोध भी दर्ज कर सके। कई बार जेल में बंद कैदियों को इंसाफ के लिए लंबा समय गुजारना पड़ता है और काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। बहुत से कैदी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को सजा मिलने के बाद सुधरने का मौका दिया जाता है, उन्हें अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलता है। लेकिन अब जेल प्रशासन ने इससे आगे बढ़कर एक बेहतर कदम उठाते हुए कैदियों को नए तरह से छूट देने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के सिद्धोवाला जेल में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन ने काफी सकारात्मक रुख अपनाया है। यहाँ पर हर तरह के कैदी हैं। सभी प्रकार के कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और उन्हें सुधारने का एक अच्छा मौका देने का प्रयास जेल प्रशासन के ऊपर होता है।
आमतौर पर आपने देखा होगा कि जेल में बंद बहुत से कैदियों के हुनर को पहचानते हुए जेल प्रशासन उन्हें उनके हुनर के मुताबिक ही काम देता है। बहुत से कैदी कालीन बनाते हैं, लकड़ी के डिजाइनर कुर्सी, अलमारी, बेड, सोफा तैयार करते हैं। इसके साथ ही कैदी सिलाई का भी काम करते हैं। उद्देश्य यही है कि हम अधिकतम बंदियों को उत्पादक श्रम में नियोजित करें। वो यहाँ एक हुनर सीखे जब तक वो जेल में है, रेवेन्यू अपने परिवार के लिए, आजीविका के लिए कुछ अपना धन अर्जित करें, और जब बाहर जाए तो उसके पास एक आजीविका का साधन हो। इसके तहत यहाँ पे फर्नीचर निर्माण बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। हम जॉब वर्क कर रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी की शर्ट सिल रहे हैं, हम विभिन्न कंपनियों के जो उनके स्टाफ है उनकी ड्रेसेस सिल रहे हैं, हम हॉस्पिटल की बेड शीट सिल रहे हैं, हम यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है उसके कपड़े सिल रहे हैं, और हम मोटर बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, और हम जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं फर्नीचर के, गमला स्टैंड, वो सब हम बना रहे हैं। अब एक प्रयास और किया जा रहा है कि कुछ कैदियों को जेल से बाहर भी काम के लिए भेजा जाएगा। ये ओपन जेल या कहें कि खुली जेल का कॉन्सेप्ट है। इसमें कैदी को बंद कोठरी में रखने के बजाय दिन में उसे कुछ दूरी तक जाकर रोजी रोटी कमाने और काम करने की छूट दी जाती है, और रात में तय समय तक उस कैदी को वापस जेल लौटना होता है। इस तरह की ओपन जेलों का दायरा जेल प्रशासन खुद तय करता है, लेकिन ये सब कार्य उन कैदियों को दिया जाएगा जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जो खुद जेल नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं और फिर से समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। ओपन एयर जेल के कॉन्सेप्ट के तहत हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो उसके कुछ सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं। जो पात्र बंदी हैं वो सुबह 8 बजे काम के लिए निकलेंगे बाहर, शाम को 5 बजे तक निर्धारित समय पर जो भी उनका समय निर्धारित होगा वापस आएंगे। दिन भर वो किसी भी व्यवसाय में लग सकते हैं। हमने भी एक प्रस्ताव दिया हुआ है, जो अभी नया कोर्ट कैंपस बना है वहाँ पे स्टॉल आवंटन के लिए, और अगर स्टॉल आवंटित हो गया तो यहाँ से हमारे जो खाने पीने के प्रोडक्ट हैं हम वहाँ वो सेल करेंगे। वो प्रस्ताव हमारा मुख्यालय स्तर गया हुआ। जेल में सजा काट रहे कैदियों को सुधारने के लिए जिला प्रशासन उनको हुनर के हिसाब से काम देगा, ताकि जब वो अपनी सजा पूरी करके आए तो समाज में गलत काम छोड़कर अपने हुनर का काम कर सके और समाज में सिर उठाकर रह सके। ऐसे में जिस तरह से जिला जेल ने कैदियों के लिए नई पहल शुरू की है वो काफी सराहनीय है। वहीं रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लोगों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा जलभराव, सड़क मरम्मत और अन्य कई मामलों को लेकर भी लोग अपनी शिकायतें लेकर तहसील दिवस के मौके पर पहुंचते हैं। आज तहसील दिवस रुड़की तहसील में आयोजित हुआ है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुल 34 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों पे तत्काल मौके पे भेजा गया है समाधान के लिए, और कतिपय शिकायतों के लिए लोगों को निर्देशित किया गया विभागों को कि तत्काल उनकी शिकायत का समाधान करके यहाँ पर भेजें। इसके अलावा 4 शिकायतें पुरानी तहसील दिवसों की पेंडिंग थी, उनके बारे में व्यक्त करके चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि उनको 3-4 दिन के अंदर समाधान करके यहाँ पर भेज दें। रुड़की में एक मेडिकल स्टोर से ग्राहकों को एक्सपायर दवाई देने का एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती को इस मामले की शिकायत दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शिकायत सही पाए जाने के बाद मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई की है। मुझे एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि अपना मेडिकल स्टोर द्वारा जो उन्हें दवाई दी गई है पैरासीटामोल, वो एक्सपायरी दी गई। उसका एक 11 साल का बच्चा है जिसको बहुत हाई फीवर था और उसे दी गई उसके द्वारा, और बुखार पे कोई अंतर नहीं हुआ। सीधी सी बात है, अगर एक्सपायरी दवा है और बुखार तेज है तो असर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में मेरे द्वारा आज इसके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि मेडिकल स्टोर वाला के द्वारा जो है किस तरह का स्टोरेज दवाई के लिए दिया गया, और मेरे द्वारा पाया गया है मौके पे कि इसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ सेपरेट न रख करके जो है अपनी हर ड्रॉर में एक एक स्ट्रिप मुझे जो मिली है। हमारे माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर एक्सपायरी दवाइयाँ किसी भी उपभोक्ता को देता है तो उस पर कार्रवाई की जाए और मेरे द्वारा इस पर कार्रवाई की जाए।
जहां एक तरफ धामी सरकार लगातार जमीनों के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस बीच पहाड़ों की रानी मसूरी से इन्हीं धांधली को लेकर और भू माफियाओं का जिस तरह से वहां पर बोलबाला है, ये खबरें सामने आ रही है। दरअसल पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भू माफिया की सक्रियता भट्टा और क्यारकुली जैसे क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भू माफिया बाउंसर को लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के आपत्ति जताने पर उन्हें भी धमकाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा भट्टा और क्यारकुली को उत्तराखंड के आदर्श ग्राम की संज्ञा मिली हुई है। बावजूद इसके भूमाफिया फर्जी कागजातों के साथ जमीनों को बेचने और खरीदने का खेल आसानी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से ये मामला कम 30 साल से ये अवैध काम चल रहे हैं। जमीनों में टोटली फर्जीवाड़ा वहाँ का हो रहा है। सारा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन अधिकारी वगैरह जितने भी हैं, वो गांव के भी मुख्य लोग उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लिप्त हैं। कहीं की जमीन कहीं बेची जा रही है, इधर उधर के नंबर शिफ्ट किए जा रहे हैं। बंजर जमीनें सारी बेच दी गई हैं। अवैध खनन बड़ी भारी मात्रा में हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बैन है वैसे मसूरी में, देहरादून में। और दूसरा तुम्हारा ये कि जितना ज्यादा बैन है उससे 4 गुना स्पीड से बन रहा है। ये सबसे यहाँ पर जो जमीनें लोग दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये लोग हैं कौन है। कुछ लोग सही बेचते भी हैं, उसमें भी विवाद, और कुछ लोगों ने ये बना दिया कि खुद ज़मीनों को विवादित बना दिया। बाहर के लोग जो भी आ रहे हैं वो इतना गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी फैला रहे हैं और बाउंसरों को ला रहे हैं झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए। इलाके में अशांति फैला रखी है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण में धामी सरकार के कार्यों का हुआ जिक्र। विपक्ष ने उठाए सवाल। अभिभाषण में मूलभूत सुविधा से जुड़े मुद्दों की हुई अनदेखी। हंगामेदार रही सत्र के पहले दिन की कार्यवाही। सड़क से सदन तक कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। सीएम धामी ने पढ़ाया सदन की गरिमा का पाठ। विधायकों को मर्यादा में रहने की दी हिदायत। यूसीसी के प्रावधानों के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 20 फरवरी को विधानसभा कूच का ऐलान। समान नागरिक संहिता पर जनता से चर्चा की तैयारी। जनमत संग्रह पत्र जारी। फिर उठा देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति घोटाला। कांग्रेस ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुआ था करोड़ों का फर्जीवाड़ा।